हेलो, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है एमके डिफेंस एकेडमी में। देखिए, ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे आईएएस पीसीएस का क्यों ना एग्जाम हो, सब में इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले कल का जो वीडियो था उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें हमने मैपिंग के बारे में बताया था। तो आज देखिए, इस वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि जो बिगिनर बच्चे हैं उनका सबसे ज़्यादा फायदा होना चाहिए और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आप इससे फंसेगा। तो ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके सामने जो भारत का नक्शा दिख रहा है उसको देखिए ध्यान से। और यहाँ पे एक बात हम बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया का जो लेंथ होता है वो कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण जो लिखा है, ये जो लाइन बना है इसको हम बताएंगे, मैप पे पूरा बताएंगे तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो ये होता है 32 32 14 यानी कि इवन नंबर याद रखिएगा 32 14। अभी आगे ये सब लिखा हुआ मिलेगा, घबराइएगा नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। और ईस्ट से वेस्ट तक यानी कि यहाँ से देखा जाए गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश से तक, ये हो जाएगा 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। ठीक है, अभी मैप में हम दोबारा आएंगे। आइए पहले कंटेंट को डिस्कस करते हैं। आज का जो कंटेंट है आपका बड़ा शानदार है, सबसे पहले उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज का कंटेंट हम पढ़ेंगे और आज से आपकी ज्योग्राफी की पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लें तो आपको साफ साफ दिखेगा। चलिए देखिए, मेनली ये जो वीडियो है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं, लेकिन हो सकता है भाषा को लेकर दिक्कत हो तो हिंदी वाले बच्चे को जरूर शेयर कर दीजिएगा। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र से जितने बच्चे आते हैं उनका मैं बहुत अच्छे से हेल्प करना चाहता हूं और शहरी क्षेत्र के भी बच्चे फायदा उठा सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए भारत का की अवस्थिति लिखा है, भारत की अवस्थिति। यहाँ आप देखिए पहला लाइन जो है लिखा है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की स्थिति चतुष्कोणीय है। भारत एक अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यहाँ पर लिखा है देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। अब देखिए, इस हर एक वर्ड का मतलब मैं बताऊंगा। चतुष्कोणीय का मतलब क्या होता है, अक्षांशीय दृष्टि से जो उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरी दृष्टि से अगर देखा जाए पूर्वी गोलार्ध में क्या है। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब आप लोग समझिए, तब क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा और एग्जाम में आप कर पाएंगे। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले देखिए भारत जो है ना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अक्षांशीय अगर देखा जाए तो अक्षांश हम किसको बोलते हैं भाई, ये जो लाइनें होती हैं, जो ऐसे लाइन बनता है हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, ये अक्षांश की लाइनें होती हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से देखा जाए तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में है। इक्वेटर से ऊपर वाला जो भी देश होता है उसको उत्तरी गोलार्ध में हम बोलते हैं। और उसके बाद ये देखिए आपका ये जो है इसको बोलते हैं हम देशांतर। ये जो लाइनें ऐसे बनी होती हैं ऐसे ऐसे करके, वो देशांतर वाली लाइनें होती हैं, ऐसे करके बनी होंगी। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। मतलब इसके ये देखा जाए तो किस डायरेक्शन में भाई, पूर्वी गोलार्ध में। तो आप कहेंगे कि इक्वेटर से जब ऊपर की तरफ देखा जाता है तो इसको अक्षांश बोलते हैं। तो ये हो जाएगा नॉर्दर्न यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी अक्षांश में। और अगर बोला जाए ये देशांतर रेखाओं से, ये हो जाएगा पूर्वी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद एक शब्द यूज हुआ था चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय का मतलब क्या है, देखिए ये अगर देखा जाए तो एक चतुर्भुज की तरह है, बिल्कुल देखिए कैसे, ये देखा जाए तो बिल्कुल चतुर्भुज की तरह है। ऐसे इसको मिला दिया जाए भारत को तो ये एक चतुर्भुज की तरह है, तो ये हो जाएगा चतुष्कोणीय यानी कि चार कोण बन रहे हैं, इसलिए चतुष्कोणीय इसको बोला जाता है। ठीक है, और मेरे वीडियो देखने का पर्पज एक ही चीज होना चाहिए आपको कि तैयारी करना है, यानी कि जल्दी जल्दी भाग लें, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए मित्रों, सबसे पहले ये हमने देख लिया। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो लिखा है दूसरा पॉइंट, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 है।
अभी हमने लिखा था भारत का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है 32-14 है, तो 32-14 याद रखिएगा। 32-14 यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ऊपर से नीचे तक भारत का जो विस्तार है वो 32-14 है। इवन नंबर को एक साथ याद रखिएगा। और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई जो है यहाँ पे लिखा है 2933, यानी कि इसको ऑड नंबर एक साथ ऐसे हम याद किए थे, ऐसे आप लोग भी याद करिएगा। 32-14 यानी कि इवन नंबर एक साथ, और पूरब से पश्चिम का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2933। चलिए, आपको ये लगेगा ना कि मैं रूम में बैठ के चुपचाप पढ़ रहा हूँ, ऐसे आप केवल कान में लगा कर सुनते जाइए, देखते जाइए। देखिए, अब यहाँ पे कहा है कि दोनों के बीच का अंतर, हालांकि बहुत सारे एग्जाम में ये अंतर नहीं पूछता है, तो दोनों के बीच का अंतर जो दिया है मेरे मित्रों, यहाँ पे देखिए दोनों के बीच का अंतर, यानी कि दोनों को घटाने पे क्या हो रहा है, 281 हो रहा है, 281 किलोमीटर के बराबर है। अब देखिए भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु मानसूनी है और इसका विस्तार उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। उष्ण उपोष्ण का मतलब क्या है भाई? उष्ण का मतलब सभी लोग जानते हैं गर्मी से रिलेटेड है ना, गर्म से रिलेटेड। और उपोष्ण का मतलब गर्मी और हल्की ठंडी, ठीक है, इसको लेंगे। अब देखिए, उष्ण उपोष्ण कटिबंधी और मानसूनी विस्तार है। मानसूनी का मतलब वर्षा भी यहाँ पे ठीक ठाक हो जाता है, तो इसको बोलेगा मानसूनी विस्तार है। ये फैक्चुअल है, इसको समझते चलिएगा, फैक्चुअल नहीं फैक्चुअल। भैया कभी कभी आवाज ही है, इधर उधर हो जाता है। देखिए, क्षेत्रफल हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन कई एग्जामों में पूछा जाता है। क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस डेटा को याद रखिएगा, इस डेटा को भूलना नहीं आपको। क्या याद रखना है भाई? एक सेकंड इसको रब करते चले। देखिए, ये डेटा याद रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 32 क्या लिखा है, 32,87,263 32,87,263। इस बात को बिल्कुल रट लीजिए आप लोग। अब देखिए, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल के कितना बराबर है, तो भाई 2.42%। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट को अलग से नोट कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको ट्रांसफर कर देंगे। ये हो जाएगा 2.42%। 2.42%, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए आगे लिखा है, ये जो भारत है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7वां बड़ा देश है। पहला क्या है भाई? रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चाइना, फिर हो जाएगा यूएसए यानी कि अमेरिका। अमेरिका देखिए यहाँ पे 2 फैक्ट है, एक रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका याद रखिए, यूएसए मत बोलिए, यूएसए का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा यहाँ पे, फिर वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, मेरी बात को सुनिए, जो इसमें लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले रसिया, कनाडा, उसके बाद चाइना, वर्ड मैप भी मैं पढ़ाऊंगा, घबराइएगा नहीं। चाइना, फिर अमेरिका हो जाएगा, फिर ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। यानी कि भारत मेरा जो है 7वें नंबर का देश है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। अब देखिए आगे क्या लिखा है भाई? लिखा है भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार देखिए क्या है, भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पर है। भाई इसको कैसे मैं समझाऊं, तो 8 डिग्री अक्षांशी, पहले देख लीजिए, अक्षांशी का मतलब लैटिट्यूड लाइन होगा। अक्षांशी विस्तार जो है 8 से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो 8 से कहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसको देखिए, फिर से मैप यहाँ पे ला के आपको सामने से दिखाएंगे हम। देखिए मित्रों, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, 1 सेकंड का समय दीजिए। देखिए जैसे कहा था ना 8,
तो अगर मैप में देखा जाए बड़ा ध्यान से, तो यहाँ पे जूम करके देखिए, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। हाँ, तो देखिए यहाँ से जो नीचे वाली लाइन है ना, ये जो होगा 8 डिग्री 4 मिनट से जब नॉर्थ में जाएंगे, तो नॉर्थ में जो है वो 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे देख लीजिएगा 37 डिग्री 6 मिनट। तो क्या लिखा है मित्रों, 37 डिग्री 6 मिनट। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। देखिए कैसे याद रखेंगे, 7 पहले आ जाएगा, 6 बाद में चला जाएगा, और 3 का दोगुना हो जाएगा 6, यानी कि इसको गुणे के साइन की तरह याद रखिए, यानी कि दोगुना हो गया है ना। तो ऐसे याद रखेंगे, 3 7 6, 3 7 6 और 8 का आधा 4। तो 4 से लेके कहाँ तक है भाई, 4 से लेके आपका 37 6, 4 8.4, 4 बोल रहा हूँ, 8 दशमलव की तरह याद रखिए या डिग्री की तरह याद रखिए। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके ऊपर का जो जाएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है, वो अक्षांशी विस्तार है। अक्षांशी याद रखिएगा। और अब देखिए देशांतरी विस्तार, देखिए देशांतरी विस्तार भी दिया है, गौर से देखिएगा। एक एक करके याद करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है उसमें लिखा है भारत 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 भूमध्य रेखा के उत्तर में, अच्छा वही लाइन पे फिर से है, भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और अक्षांशी जो विस्तार है, 1 मिनट, पेन मैं ले लूंगा, आप लोग परेशान मत होइए, पेन का ही यूज कर रहे हैं। लेकिन देखिए पहले इसको देख लीजिए, ये जो अक्षांशी विस्तार हो गया ना, देशांतरी वाला भी देख लीजिए, इसको मैं पहले बताना चाह रहा था। देखिए देशांतरी वाला देखिए, ये हो जाएगा, देशांतर का मतलब ए वाली लाइन हो जाएगा, इसके बीच जो भारत है पूरब से पश्चिम तक, यानी पूरब से ये पश्चिम तक है ना। तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, इसको दिमाग में रखिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट को दिमाग में रखिएगा। से पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी दिया है, पूर्वी दिया है, पूर्वी देशांतर के मध्य, पूर्वी देशांतर क्या है भाई, ये देखिए ये 97 यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में है, 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, एनडीए सीडीएस के एग्जाम में तो बिल्कुल डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन ही। अब देखिए पीसीएस वाले जो बच्चे होंगे उनके भी एग्जाम में आ जाएगा। देखिए भाई इसके बाद भारत भूमध्य रेखा से, भारत जो है भूमध्य रेखा से 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। और पूर्वी, देखिए पूर्वी देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में है। तो देखिए मैं एक बात बता दूं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो ए वाला पॉइंट है, पहला वाला, इसको याद रखिएगा। कहाँ जा रहे हो भैया, ये आपका हो जाएगा पहला वाला, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे वाले को अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो परेशान मत होइएगा। तीसरा वाला देखिए, भारत का दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट जो है, अब इंदिरा पॉइंट कहाँ पे भैया, 6 डिग्री, देखिए 6 डिग्री 4 मिनट, ये कहाँ से आया 6 डिग्री 4 मिनट, ये जो है ना, ये जो है भारत का वह भूभाग ले गया है जो फिक्स वाला है, जैसे, और ये जो लिया गया है आपका अंडमान निकोबार से लिया गया है, वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे है भाई। देखिए मैप अगर आप लोग देखेंगे तो अंडमान निकोबार में जाइए, अंडमान निकोबार में, और यहाँ पे देखिए आपके सामने अंडमान निकोबार का फिगर दिख रहा, सबसे नीचे वाला पॉइंट इंदिरा पॉइंट यहीं पे है, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ से काउंट होता है 6 डिग्री 4 मिनट से, 6 डिग्री 4 मिनट से यहाँ से काउंट होगा। अब आगे देखिए
वीडियो थोड़ा सा तो बड़ा होगा ही, थोड़ा सा आपका डेटा खर्च होगा, उसमें मत परेशान होइएगा कि भैया बहुत आराम आराम से बता रहे हैं। मैंने क्लास में पहले ही कह दिया कि बिगिनर बच्चों के लिए है, अगर आपको बहुत अच्छे से आता हो तो क्लास को छोड़ दीजिएगा, परेशान मत होइएगा, है ना। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो चुकी है तो क्लास फिर नहीं ठीक है आपके लिए। जो बच्चे बिगिनर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए भाई, अब क्या है कि मानक समय रेखा, मानक समय रेखा क्या होता है, यहाँ पे देखिए 82.5 डिग्री। कई बार एनडीए के एग्जाम में और सीडीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया कि मानक जो है समय रेखा जो है कितने डिग्री पे है, तो 82.5 डिग्री पे पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर लिखा है यहाँ पे, पूर्वी देशांतर के भारत के मध्य मध्य इलाहाबाद है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। और कितने कितने स्टेट को टच करते हुए जाता है, पहले इसको देखिए। सबसे पहले आइए मैप में, भैया कहाँ से जाता है, इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है। तो इलाहाबाद देखिए, आपका उत्तर प्रदेश का जो मैप है वो तो है मेरे पास, लेकिन इसमें मैं ना अभी नहीं ला सकता, लेकिन देखिए इसी में मैं आपको समझा दूंगा। ये लखनऊ देख रहे हैं आप लोग, इसके थोड़ा सा साइड से होके ऐसे जाएगा, एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए बिल्कुल 82.5 से अगर देखा जाए तो ये लाइन जो जाएगा यहां से होते हुए ऐसे चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें लिख लीजिए, आप लोग कॉपी में लिखिए, थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो जाता है तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा एक स्टेट, दूसरा आ जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा के कोने वाला थोड़ा सा पार्ट लग जाता है, फिर आंध्र प्रदेश। तो मेरे मित्रों ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से स्टेट है, कितने हैं। तो पहले देखिए उत्तर प्रदेश एक हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश दूसरा स्टेट हो गया, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा आपका उड़ीसा हो गया, और पांचवा हो जाएगा भैया आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, और उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। तो ऐसे आप 2-3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम इसके फैक्ट में। देखिए फैक्ट आपके सामने लिखा हुआ है, सभी लोग देखें ध्यान से। देखिए अभी हमने, अब इसमें एक बात बताइए, जो यहाँ पर लिखा है भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इस वाली लाइन को पढ़िए, जो ए वाली लाइन है इसको पढ़िए ध्यान से। देखा जाए तो इसमें लिखा है साफ साफ कि जो भारत का समय जोन, समय लाए वाली लाइन है वो ग्रीनविच से, मतलब कि जो इंटरनेशनल समय रेखा है उससे, वो कहाँ पे है मैं बाद में बताऊंगा, वो है आपका ब्रिटेन में, ठीक है। उसको आगे डिस्कस करेंगे, अभी परेशान मत होइएगा, वर्ड ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो मैं डिस्कस करूंगा। ये मत सोचिएगा गुरुजी को आता ही नहीं है, पढ़ाने चल दिए, ठीक है ना, ये सब मत सोचिएगा, गलत बात हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा आपका 5.5 घंटा आगे है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। और इसी के साथ ही साथ एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको, जैसे अगर भारत में देखा जाए तो भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पे निकलता, तो आप कहेंगे अरुण का आंचल। अरुण मतलब क्या होता है, सूर्य। और अरुणाचल नाम क्यों पड़ा, कि भैया अरुण का आंचल सबसे पहले यहीं पे आता है, उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते गुजरात की तरफ जाता है सन। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखिए, ये जो सूरज यहाँ पे निकलता है यहाँ पे, और यहाँ पे समय का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो लगभग 2 घंटा का डिफरेंस है। लेकिन कई बार बात चल रहा था कि हम लोग इसको अलग अलग कर दें, कई बार बात चला कि भारत में जो टाइम जोन होता है 1 से अधिक होना चाहिए, लेकिन उस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, देखिए कब तक बनता है। चलिए 2 घंटे का अपने देश में भी अंतर आता है। और अरुणाचल प्रदेश में जैसे एनडीए वाले बच्चे जब सेलेक्ट होंगे, चाहे कोई भी फौज में बच्चा सेलेक्ट होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में जब आपकी ड्यूटी लगेगी तो देखिएगा वहाँ पे पहले ही सन निकल जाता है, मेघालय में तो पहले ही। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका इंदिरा पॉइंट, मानक लाइन भी आपने देख लिया। अब भैया आगे देखिए, अब देखिए इसमें हमने स्टेट तो पहले ही बता दिया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 का हमने डिस्कशन कर ही लिया था। अब भैया आते हैं कर्क रेखा में। कर्क रेखा, कर्क रेखा ये भी कई बार देखिए, कोई भी
कम से कम एक क्लास से आपका 5-6 क्वेश्चन बनेगा, पक्की बात बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा की जो लाइन है वो किस किस स्टेट को टच करते हुए जाती है, तो पहले यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लीजिए। कर्क रेखा वाली लाइन भारत के मध्य होकर गुजरती है और कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब भाई आपको देखिए मैप में मैं ले चलता हूं और वहां से आपको अवगत कराता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कर्क रेखा जो है भैया मेरे ऐसे स्टार्ट होगा, देखिएगा ये गुजरात का थोड़ा सा ऐसे लाइन लेते हुए स्टार्ट होगा। 1 मिनट, ये देखिए ये ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। देखिए गुजरात ये हो जाएगा हल्का सा आपका राजस्थान का पार्ट, मध्य प्रदेश, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। याद कर लीजिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले 9 स्टेट देखिए, गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद इधर से राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऊपर नहीं जाइएगा, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो काउंट कर लेंगे तो 9 हो गया आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो है, 8 है, 8 है भाई, 8 है। और 9 क्या था, 9 कोस्टल एरिया था, जो कल हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे जो कोस्टल एरिया वाले स्टेट हैं वो 9 है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये 8 है, ये 8 हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा कर्क रेखा से जो स्टेट पास होते हैं वो 8 हैं और ये हो जाएगा आपका 9। चलिए अगले अगले पॉइंट में आइए। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, 1 मिनट, चलिए 1 मिनट का मतलब 1 मिनट नहीं लेंगे, 1 मिनट से कम का समय लेंगे। देखिए अब नीचे का जो पॉइंट बचा है उसको ध्यान से देख लीजिए भैया, कर्क रेखा हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे क्या लिखा भाई, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और यहाँ पे लिखा भारत की मुख्य भूमि तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो भाई देखिए कई बार एग्जाम में एक फैक्ट डायरेक्ट पूछा गया है, कौन सा फैक्ट, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है, 15,200, इसको याद रखिएगा 15,200, तो 15-20 ऐसे हम याद किए थे, 15-20 ये स्थलीय सीमा का हो जाएगा, 15-20 ऐसे करके याद रखिएगा, मतलब 15,200 किलोमीटर है स्थलीय का। अब इसके बाद तटीय सीमा की लंबाई जो है वो तो बड़ा आसान है, 6100 किलोमीटर। अब मुख्य भूमि यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें कोस्ट वो जो होता है ना, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, 2 द्वीपों को नहीं कंसीडर किया, इसलिए मुख्य भूमि का ये तटीय क्षेत्र है जो 6100 किलोमीटर है। देखिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला पेज स्टार्ट किया जाए। ज़्यादा ज़्यादा आधे घंटे से ज़्यादा नहीं क्लास लेंगे, किसी भी दिन आपको परेशान नहीं करेंगे। देखिए अब देखिए अगला जो फैक्ट है आपके सामने। अब देखिए द्वीपों को अगर मिला दिया जाए, तो यहाँ पे देखिए, 1 सेकंड थोड़ा सा ऊपर चला गया है, कैसे दिखेगा भाई, हाँ अब दिखा। देखिए द्वीपों को अगर मिला दी जाए तो द्वीपों सहित, यहाँ पे देखिएगा द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई यहाँ पे बढ़ गया, क्या हो गया, 7561.5, ऐसे याद रखिए 7561.6, 5 नहीं 6, 7561.6, इसको याद रखिएगा। और अगर ये डेटा नहीं याद होता तो उसको जरूर याद रखिएगा जो 6 वाला है, ठीक है ना। वैसे याद हो गया होगा, 75 61 बोल दिया, 75 16 6, 75 16 6, 75 16 6 याद कर लीजिए, 2-3 बार सुन लेंगे, 75 16.6। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है भाई, आगे लिखा है आपका कि जो भारत की कुल सीमा की लंबाई, कुल सीमा अगर देखा जाए तो उसमें इंक्लूडेड है, पूरे सीमा की लंबाई हो रही है 22,716,
16 किलोमीटर। और यहाँ पे देखिए स्थलीय सीमा 5200, और यहाँ पे कुल हो जाएगा आपका स्थलीय और तटीय मिला दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 75 16.6। सबको जोड़ के तटीय है, कुल तटीय हो गया, ये स्थलीय हो गया। तो ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट आपका ये पहला वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लाइन बन जाता है फालतू। देखिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये फैक्ट ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, जो पहले हमने डिस्कस किया है, जो नीचे लिखा हुआ है। देखिए अभी देखिए 1-2 दिन हुआ है ना क्लास लेते हुए, तो जो ये चक्कर पकड़ हो जा रहा है ना पेन ऑन, उससे घबराइएगा नहीं। देखिए ये जो है ना, ये 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय याद रखिएगा, 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि का याद रखिएगा, 6100 किलोमीटर। अब देखिए अगला जो पॉइंट होगा आपका वो क्या होगा, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा पॉइंट आज डिस्कस नहीं करेंगे, मेन पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। देखिए ये इतना हो गया, इसके बाद बात करेंगे भाई यहाँ पर देखिए समुद्री सीमा ये कई बार अगर पुराना पेपर आप लोग उठा के देखेंगे ना, तो बहुत सारे यहाँ तक कि आईएएस के एग्जाम में जो अगला फैक्ट है पूछा गया है। कौन सा फैक्ट भाई, झूठे अब छोड़ तो नहीं रहे, सही बता रहे हैं कि नहीं? सही है, बिल्कुल सही है 100%। आप पीवाईक्यू चेक करिएगा तो सीडीएस के पेपर में कई बार एक क्वेश्चन आया था, एनडीए में भी आया था और पीसीएस में भी आया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रादेशिक समुद्री सीमा मैरीटाइम बेल्ट जो है भारत के आधार रेखा से 12 समुद्री मील विस्तृत है। अब इसको ध्यान से थोड़ी सी 1 सेकंड तो नहीं कहेंगे, 2-3 मिनट की कहानी है, लेकिन 1 मिनट में हम फिनिश करते। देखिए कहानी ये है कि जैसे हमारा जो भारत का नक्शा है, भारत में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखें हम भारत के नक्शे को, तो हमारा जो एरिया है ना, समुद्री एरिया, वो कितना है? तो पहली बात तो जो किर्क है वो तो मेरा है ही। किर्क का मतलब क्या होता है भाई, ये जो किर्क है, छोटे छोटे ये जो हैं, ये तो मेरा ही है। इसके बाद जो 12 नॉटिकल माइल तक यहाँ तक एरिया है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। कितना? 12 नॉटिकल माइल। ये 12 नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है लगभग, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर के बराबर होगा 12 नॉटिकल माइल। इसको याद रखिएगा, यहाँ तक हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ से नहीं, ये तो हम पास में तो दिखा रहा हूँ, लेकिन ये आपका वाटर बॉडी से अंडमान निकोबार से ही नीचे का देखा जाएगा पूरा, ठीक है ना? तो परेशान मत होइएगा। तो समझ गए होंगे 12 नॉटिकल माइल तक हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद भाई ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अभी 12 नॉटिकल माइल तक हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ पे देखिए अधिकार, यहाँ पे क्षेत्र पे संपूर्ण उपयोग भारत के अधिकार को प्राप्त है, ऐसे लिखा है ना। अगला देखिए संलग्न क्षेत्र, दूसरा पॉइंट देखिएगा, संलग्न क्षेत्र भारत के आधार से 24 समुद्री मील तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में भारत की साफ सफाई की सीमा शुल्क की वसूली वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भैया ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि अगर देखा जाए कि 24 नॉटिकल माइल तक जो मेरा है वो अधिकार क्षेत्र, जो हम देखिए जैसे हम कहते हैं ना मेरी जमीन है, वैसे मेरा पानी भी है। कहाँ तक? 12 नॉटिकल माइल तक। और हम लोग 12 नॉटिकल माइल तक तो मेरा है ही, अपने भारत का तो है ही, लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरी बात ये कहा कि 24 नॉटिकल माइल तक हम लोग वसूली कर सकते हैं। किसके लिए? साफ सफाई के लिए। भाई समुद्र का भी तो साफ सफाई कराना होगा। 24 नॉटिकल माइल तक हम लोग यहाँ पे पैसे यहाँ से वसूली कर सकते हैं। किससे वसूली करेंगे? गैंगस्टरी करेंगे क्या वहाँ पे? नहीं भैया, ये अधिकार क्षेत्र में आता है, तो इसमें वसूली जो करेंगे ना, वो आने जाने वाले जहाज़ों से करेंगे, जो अदर कंट्री के जहाज से जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एक एक बात को समझिएगा। 12 नॉटिकल माइल कई बार एग्जाम में आया, ये तो मेरा अधिकार क्षेत्र में आता ही है, ये तो मेरा अपना घर है। और 24 नॉटिकल माइल तक हमारे अधिकार क्षेत्र में इसलिए आ जाएगा कि हम इतने का साफ सफाई करवाते हैं। साफ सफाई करवाएंगे तो भैया जो आएगा जाएगा उससे हम पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। जैसे हम लोग टैक्स अपने देश में देते हैं, जिससे सरकार क्या करती है? साफ सफाई करवाती है। तो वैसे यहाँ पे भी है।
अब देखिए एक पॉइंट ए है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इकोनॉमिक जोन। अब ये भी कॉन्टिगुअस जोन है, यानी कि कॉन्टिगुअस का मतलब क्या होता है कि जो आपसे एडिशनल होता है साइड उसका, उसको कॉन्टिगुअस बोलेंगे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या है, ये 200 नॉटिकल माइल तक दिया है। कहाँ तक दिया है मेरे भाई, 200 नॉटिकल माइल तक दिया है, 200 समुद्री नॉटिकल माइल तक दिया हुआ है। इसमें क्या है, विस्तृत है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इस क्षेत्र का भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार प्राप्त है। भैया ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल तक है ना, मिटाने में ना कभी कभी कुछ कुछ हो जा रहा है, तो अभी हम इस पे क्या है ना, इस जो भी मेरे पास सिस्टम है उस पर मैं नया हूँ बिल्कुल। वैसे हम उस बोर्ड पे पढ़ाते हैं, मैथ जब पढ़ाते हैं तो यहाँ पे ज्योग्राफी के क्लास उस पर नहीं ले सकते, क्योंकि मैं शक्ल नहीं दिखाना चाहता हूँ उस पर। तो देखो इसमें ध्यान से आप लोग देखते जाओ, मैं अपने बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिए। देखिए भाई इसमें क्या है ना, 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र लगा सकते हैं और द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा नहीं द्वीप का निर्माण करके वहाँ पे कब्जा कर लेंगे, वहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन का अधिकार है। भैया जैसे वहाँ पे मछली, प्राकृतिक संसाधन में क्या आते हैं, मछली भी तो आते हैं, मछली पकड़ने का अधिकार 200 नॉटिकल माइल तक। और वहाँ तक अपना कोई भी, जैसे चाइना नहीं लगा देता है हर देश में घुस घुस के, जहाँ पे समुद्री एरिया देखेगा वहीं पर अपना प्लांट स्थापित कर देता है, वैसे ही हम भी अपना कोई प्लांट स्थापित कर सकते हैं 200 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, तो यहीं तक आज रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपको क्लास अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जो बच्चे वनडे एग्जाम का तैयारी अभी करना स्टार्ट किए हैं, जो बिल्कुल बिगिनर हैं, उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होगा। और उनके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो लोग तैयारी फील्ड में हैं, आपको याद करवा दूंगा, इतना गारंटी है। तो आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो नहीं होगा, इतना ही में कवर कराएंगे आपको जल्दी जल्दी, थोड़ा सा भी समय लग रहा है। तो आज यहाँ तक करिए, आगे का कल क्लास लेता हूँ। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।